नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता जैन राजकीय महाविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबंध है। मैं आपको जो पेपर पढ़ा रही हूँ ये बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक नाम से ये पेपर है और इसके तृतीय यूनिट में दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व के व्याख्यानों में हमने दुर्खिम के द्वारा बताई गई ये दो एकता, सामाजिक एकता की बात की थी। उसमें हमने यांत्रिक एकता की चर्चा कर चुके थे जो कि सरल और आदिम समाजों में पाई जाती है। और आज हम सावयवी एकता के बारे में चर्चा करेंगे। यांत्रिक एकता के विपरीत दुर्खिम ने दूसरे प्रकार की एकता को सावयवी एकता कहा है, जो कि आधुनिक, जटिल, विकसित और औद्योगिकृत समाजों में पाई जाती है। ऐसे समाजों में प्रतिकारी कानूनों की प्रधानता होती है। आदिम समाजों में दमनकारी कानून पाए जाते हैं जिन्हें सामूहिक मन या चेतना से शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे कानून व्यक्ति को समूह के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ते हैं, किंतु आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रधानता होने के कारण भिन्नताएं अधिक पाई जाती हैं। ये भिन्नताएं समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती हैं और सामूहिक चेतना की भावना को कमज़ोर करती है। यही कारण है कि व्यक्ति समूह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है और ये लोगों के पारस्परिक संबंधों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। विभिन्नता युक्त आधुनिक समाजों में लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहना होता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की बहुलता के कारण प्रत्येक व्यक्ति केवल एक कार्य का ही विशेषज्ञ होता है और दूसरे कार्यों के लिए उसे समाज के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। विशेषीकरण का बात है कि किसी भी कार्य को करने की विशेष योग्यता होना। जब हम अगर उत्पादन की बात करें तो एक वस्तु के निर्माण के लिए कई व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि अलग अलग कार्य औद्योगिक फैक्ट्री में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। उसे हम विशेषीकरण की स्थिति कहते हैं। समाज के सदस्यों की यह पारस्परिक निर्भरता और विशेषीकरण से उत्पन्न असमानता उन्हें एक दूसरे के निकट आने के लिए बाध्य करती है, जिससे कि समाज में एक विशेष प्रकार की एकता स्थापित होती है, जिसे दुर्खिम सावयवी एकता कहता है। सावयवी एकता की अभिव्यक्ति प्रतिकारी कानूनों के द्वारा होती है। प्रतिकारी कानूनों के संबंध व्यक्तिगत नैतिकता से होते हैं। ये व्यक्ति को समाज से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ता, वरन किन्हीं मध्यस्थ संस्थाओं और प्रतिनिधियों जैसे न्यायालय, पंच, न्यायाधीश एवं वकील आदि से जोड़ा जाता है। सावयवी एकता शारीरिक एकता के समान है। जिस तरह शरीर का निर्माण हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, मुंह, पेट, सिर आदि विभिन्न अंगों के मिलने से होता है, शरीर के इन विभिन्न अंगों के कार्य भी अलग अलग होते हैं, किंतु सभी अंग अपना कार्य तभी सफलतापूर्वक कर सकते हैं जब तक कि वे परस्पर जुड़े हुए हों। यदि कोई अंग शरीर से अलग हो जाता है तो वह कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों के बीच एकता पाई जाती है, जो कि पारस्परिक निर्भरता के कारण उत्पन्न होती है। आधुनिक समाजों में भी इसी प्रकार की एकता पाई जाती है।
जनसंख्या के बढ़ने पर लोगों की आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है, जिन्हें पूरा करने के लिए समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण आवश्यक हो जाता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण में एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य सौंपा जाता है। इसमें व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वह समाज की किसी एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति करता है। चूँकि एक व्यक्ति एक प्रकार का कार्य ही कर पाता है, अतः उसे दूसरे कार्यों के लिए अन्य लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये निर्भरता सहयोग और एकता को जन्म देती है, जिसे दुर्खिम स्वावयवी एकता कहते हैं। दुर्खिम ने बताया है कि परिवार, व्यवसाय, सरकार इत्यादि में जो एकता और संगठन पाया जाता है, वह इन सबसे संबंधित व्यक्तियों में पाई जाने वाली समानताओं के कारण नहीं है। एक एकता ठीक इसी प्रकार की एकता है जो किसी सावयव के विभिन्न अंगों में पाई जाती है। सावयव के विभिन्न अंग अलग अलग शारीरिक क्रिया करते हैं। इनके कार्यों में सहयोग के आधार पर एकता पनपती है, जिसके कारण संपूर्ण सावयव में संतुलन बना रहता है, वह क्रियाशील रहता है। इसी एकता को दुर्खिम ने सावयवी एकता नाम दिया है। सावयव के बराबर या सावयव के अनुसार होने के कारण इसे सावयवी एकता नाम दिया गया है। इसकी उत्पत्ति सावयव के विभिन्न अंगों के बीच पाए जाने वाले श्रम विभाजन एवं सहयोग से भी हुई है। आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के कारण ही यह एकता पाई जाती है और प्रतिकारी कानून इसी एकता को प्रकट करते हैं। दुर्खिम का मानना है कि श्रम विभाजन से उत्पन्न सावयवी सामाजिक एकता ही वास्तव में श्रम विभाजन का प्रकार्य है। अब यहाँ पर हम इस सावयवी एकता की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। उसकी निम्नलिखित विशेषता हैं। उनमें सबसे पहले है विभेदीकरण की जटिल प्रक्रिया। जब यांत्रिक समाज की जनसंख्या के घनत्व तथा नैतिक घनत्व में वृद्धि होती जाती है, तो वह सावयवी समाज की ओर अग्रसर होता है। सावयवी समाज की आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं, और जो आवश्यकताएं दिल्ली नगर की हैं, वे जयपुर की नहीं हैं। ऐसे समाजों में विशिष्टीकरण भी बढ़ जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप विभेदीकरण बढ़ता है। श्रम विभाजन के कारण विभेदीकरण की मात्रा में भी वृद्धि होती है। दूसरी बात है समाज में अन्योन्याश्रता में वृद्धि। सावयवी समाज में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण कार्य का विभाजन कई इकाइयों में हो जाता है, किंतु ये सभी इकाइयाँ प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। कपड़े के कारखाने में धागा बुनने, रंगाई एवं छपाई करने, कपड़ा बुनने, कपड़े का पैक करने का कार्य अलग अलग विभागों द्वारा किया जाता है, किंतु वे सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब तक पहले वाला काम नहीं करेगा, दूसरे वाले का कार्य संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इन लोगों में आपस में आश्रितता बनी रहती है, और इसी आश्रितता या निर्भरता के कारण उनमें एक संबद्धता पाई जाती है। विभिन्न व्यवसायों का विकास। सावयवी समाज में सामाजिक विभेदीकरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के व्यवसाय जन्म लेते हैं एवं विकसित होते हैं। ऐसे समाज में जनसंख्या की अधिक आवश्यकताओं की बहुलता एवं विभिन्नता के कारण कई नवीन व्यवसाय जन्म लेते हैं, जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट है सामूहिक प्रतिनिधान। सावयवी समाज में लोगों के विचारों, संवेगों, अनुबंध एवं रीति रिवाजों की अभिव्यक्ति सामूहिक प्रतिनिधानों में होती है। सामूहिक प्रतिनिधान
सावयवी समाज की साझा प्रकृति कही जा सकती है। इसी के द्वारा सामान्य जन का प्रतिनिधित्व होता है। जो स्थान यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना का है, वही स्थान सावयवी समाज में सामूहिक प्रतिनिधान का है। प्रतिकारी कानून सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून की प्रधानता होती है, जिसका उद्देश्य दंड देना न होकर नागरिकों का सामान्य जीवन में पुनर्स्थापन होता है। आर्थिक संगठन जहाँ यांत्रिक समाज में भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वहीं सावयवी समाज में बचत वाली अर्थव्यवस्था। इस समाज में व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ने के कारण व्यक्तिगत संपत्ति का भी महत्व बढ़ जाता है। बंद के स्थान पर खुली अर्थव्यवस्था का विकास होता है। वंशानुगत व्यवसाय के स्थान पर व्यक्ति अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार व्यवसायों का चयन करता है। राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक सावयवी समाज में राजनीतिक कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। राज्य के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अलग अलग कार्य करते हैं। शासन वंशानुगत आधार पर न होकर चुनी हुई सरकार के द्वारा होता है। राजनीतिक व्यवस्था एक औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। फिर धार्मिक संगठन सावयवी समाज में धर्म के क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इसमें एकेश्वरवाद एवं बहुदेववाद का संक्रमण हो जाता है। ईश्वर का व्यक्तिकरण एवं निजीकरण हो जाता है। धर्म का सार्वभौमिकरण हो जाता है। जनजातीय भक्तिवाद का ह्रास हो जाता है। स्थानीय धार्मिक विश्वासों का स्थान विश्ववाद तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद ले लेता है। इस तरह से हमने देखा, एक एकता जहां आदिम और सरल समाज के लिए है, तो दूसरी एकता आधुनिकरण समाज के लिए है, और दोनों में कई अर्थों में एक दूसरे से भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिनकी हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।